Hi guys, good morning, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर आप आ गए मुंबई। हाँ मैं आ गया हूँ बॉम्बे। सर आप मुंबई में किधर आप है? बोली वोली सिखाते हो ना, मतलब आते हो ना? हाँ बोरीवली में उतर गया। सर आप भी अंधेरी में ही रहते हो क्या? हाँ सर आप ऐसे टीचर लोगों का ऐसे गैंग रहता है क्या कि हम लोग सब ऐसे अंधेरी में ही रहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, जो इनका मोस्टली अंधेरी या बोरीवली या दादर में लगता है वो सब अंधेरी में रह रहे होते हैं। ओह अच्छा। हाँ सर क्योंकि वैसे सारे एमसीएच सर, बीएम सर, आप, एसीपी सर, सब लोग अंधेरी में ही रहते सब अंधेरी वाले लोग हैं ना, सर तो अब थाने वाले लोग भी हैं बहुत सारे, या दूसरे सेंटर के वो उधर रहते हैं मोस्टली, वैसा है। सर आप अपना टैबलेट दिखाओ ना, और अपने क्या चीज़? अच्छा टैबलेट, टैबलेट कैसा है? ग्राफिक टैबलेट आपने हैं। सर आप गोवा में 2 साल से रह रहे थे ना? गोवा में मैं रह रहा था। नहीं एक्चुअली यार, अनफॉर्चुनेटली पहले रियलाइज नहीं हुआ, तो लॉकडाउन के शुरू में तो फिर उसके बाद गए थे दिसंबर, आई थिंक 2020 दिसंबर में हम लोग गए थे, तो टिल अभी दुखेगा ना, लगी तो नहीं? अरे भाई विवेक सर विवेक को डांट पड़ रही है सर, गंदी वाली। हाँ सर म्यूट मत करो सर, मजा। नहीं म्यूट कर देते हैं, शोर हो रहा है उसको। सर आपने गोवा में विला रेंट आउट किया था क्या आपका ही है? अरे यार काश मेरा होता। सर विला था आपका सर उधर? भी 2 साल से तो आपका ही हो गया ना, समझो। हाँ मेरा ही था। नहीं विला नहीं था यार, घर था, 2 BHK हाउस। तुम भी था, बहुत बड़ा। अरे सर नहीं टू छोटा बी ही, छोटा ही था, छोटे छोटे जैसे बॉम्बे का अपार्टमेंट साइज का ही घर था। केवल ये था कि बाहर में खाली जगह थी, तो वो बहुत मजा था। अरे सर लेकिन उधर का कुत्ता आपको अभी मिस कर रहा होगा बहुत। बहुत ज्यादा, मैं उसको इतना मिस कर रहा हूँ। मेरी हाँ उसकी सर, मतलब 2 साल से सर आप। उसका आवाज आता था हर क्लास में। हाँ मेरी उसकी बहुत दोस्ती थी, मैं उसको खाना वाना खिलाता था, सुबह एक बार, शाम को एक बार। में पार्टी, सर बाद में पार्टी करना भी इजी रहता था गोवा में तो। वो तो है ही नेचुरली। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। क्या किया था हमने लास्ट, क्या किया था एकदम लास्ट में? सर केटीजी का केटीजी जो का स्टार्ट ही किया था सर। अच्छा अभी स्टार्टिंग ही हुआ था उसका। हाँ सर ने हाँ इंट्रोडक्शन सर, आप दिया था। माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक बता रहे थे। अच्छा ठीक है, तो तो हम लोग जो है ये कर रहे थे। अरे हो जा, सर पिछले वाले को क्या हो गया? क्या पिछला वाला वाइट का? हाँ सर तो पिछले ये वाला एडिटर। नहीं यार वो एक्चुअली वही था ना, वो तो ड्राइंग का ऐप है ज्यादा, तो सर लेकिन बन तो अच्छा रहा था ना उसपे भी। बनता अच्छा है, उसमें हैंड राइटिंग बढ़िया आती है और रिस्पॉन्सिव भी ज्यादा है, वो लिखते टाइम मेरे को लैग नहीं लगता। इसमें थोड़ा लैग है, लेकिन ये है कि कन्वीनियंट है, क्लटर फ्री है, ऊपर नीचे 3-4 चीजें जो काम की है। और दूसरा अच्छा बात ये है कि पेजेस ऐड होते जाएंगे, लास्ट में सिंपली एक्सपोर्ट टू PDF है उसमें मेरे को, वो मतलब PNG में सेव करता है उसको, क्योंकि वो इमेजिंग करता है पहले, फिर उनको कंबाइन करना पड़ता है। ओह अच्छा। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जा रहा था कि हर को मैं फोटो की तरह पहले सेव करूंगा, फिर उसको PDF कंबाइन कर। इसमें तो सीधे PDF में ही वो सेव कर देता है डायरेक्टली। और भी सिंपल यूज़ है इसका थोड़ा। मैं अभी पिछले लेक्चर में ही यूज़ किया इसको पहली बार, तो उसमें डिस्कवर किया कि कॉपी पेस्टिंग इजी है, इधर से काट के उधर डायग्राम चिपका दो या टेक्स्ट लिख दो जल्दी से, या वो सब, इट्स फास्टर फॉर मी। ओके सर। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है इसमें, लेकिन ठीक है चलेगा। अच्छा तो ये KTG का मैंने तुम्हें माइक्रो मैक्रो का डिस्क्रिप्शन हो रहा था, और उसमें जो है बेसिकली पॉइंट ये है कि ये बता दिया था मैंने तुम्हें कि प्रेशर को हम माइक्रोस्कोपिकली कैसे देख रहे हैं और कैसे मेजर कर रहे हैं, राइट? टेम्परेचर को, वॉल्यूम को, वो सब हो चुका है। तो अब जो है
मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, विच इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ अजम्पशन से स्टार्ट किया, ये सब जो हमने डिस्कस किए, और उससे जो है इन्होंने क्या किया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिराइव किया, जो बेसिकली इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, विच इज कॉल्ड दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखना चाह रहे हैं। बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिकली तुम्हें कुछ भी कैलकुलेट करना है तो वो इससे निकलता है। ठीक है, कि कितने पार्टिकल जा रहे हैं, कितना स्पीड से, या क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी तुम्हें उसका वो चाहिए कहानी, वो इससे आता है। तो ये कैसा दिखता है, ये पहले एक फंक्शन है स्पीड का। इसका फंक्शन का वैल्यू ये है कि इट इज एफ वी इज गिवन बाय m/2 kbt। देखो ये फंक्शन पूरा तुम्हें याद होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगा कि तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करके कुछ कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इंटीग्रेट करना, और ज्यादातर इसमें कैलकुलेशन इंटीग्रेशन से निकलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन खुद ऐसा है कि इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी हार्ड है, तो इसीलिए जो वैल्यूज इससे कैलकुलेट हो सकती है इंपॉर्टेंट, वो हम वंस एंड फॉर ऑल कर देते हैं, और वो तुम्हें याद रखनी है। लेकिन उनको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है वो तुम्हें सीखना नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब इसमें ये सब सामने जो कचरा लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट्स हैं, ये उतने रेलेवेंट नहीं है, दीज आर जस्ट सम कांस्टेंट्स। ठीक है, रेलेवेंट फीचर है। सर हमने तो आर के कुछ लिखाया था। अरे हाँ, के भी बोल्ट्जमैन सर तो हमें कांस्टेंट। बेसिकली रिजल्ट याद रखना है, राइट? हाँ करेक्ट, इससे जो रिजल्ट आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, तुमने केमिस्ट्री में ही पढ़े हैं, वही सब है, मैं बस उनका बेसिस बता रहा हूँ। हाँ सर, यस, RMS। एवरेज स्पीड, वो सब। करेक्ट, तो वही हम अरे देखेंगे। तो इसमें जो है मेन पॉइंट जो है, जो मेन फीचर है इसका, वो ये दो चीजें हैं कि इसमें जो है फंडामेंटली इस टाइप का फंक्शन है कि e की पावर कुछ कांस्टेंट टाइम्स x² इंटू x²। समझ गए? यस सर। बाकी तो सब कांस्टेंट्स है, पाई वाई वो सब कोई रेलेवेंट नहीं है, मैथमेटिकली ये फंक्शन ये चीज है। तो अब इस फंक्शन में पहले तो इस फंक्शन का मतलब क्या है, तो इस फंक्शन का ये मतलब है कि पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ एक, ठीक है, उससे तुम्हें काफी क्लियर आइडिया लग जाएगा। इसको अगर हम ग्राफ करते हैं तो ये ऐसा दिखता है कि मैं बेसिकली बना रहा हूँ एफ वी को ही मैं बना रहा हूँ और वी के अगेंस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो एफ वी और वी का ग्राफ है, क्योंकि एफ वी का फंक्शन है। वैसे देखोगे तो एफ टेम्परेचर का भी फंक्शन है, टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर टेम्परेचर अलग अलग लोगे तो अलग अलग टाइप के ग्राफ बनेंगे, यानी कि ये टेक्निकली टू डायमेंशनल फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन मैं इसको केवल वी के साथ प्लॉट कर रहा हूँ, सर वो और वेवी को टेम्परेचर बताना। और टेम्परेचर वाला इफेक्ट जो है वो मैं बेसिकली दो अलग अलग ग्राफ सेम ही प्लॉट पे बना के दिखाऊंगा कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कैसा दिखता हो। तो अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे बनाते हैं तो ये इस टाइप का दिखता है, यस सर। और अगर इसको हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं तो ये इस टाइप का दिखता है। आगे भी जाता है, बेसिकली जगह नहीं उधर में। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टेल्ड फंक्शन है। ठीक है, लॉन्ग टेल्ड फंक्शन ये कि ये इस तरफ लॉन्ग टेल्ड होता है। ब्लू वाला देखो तुम तो समझ जाओगे लॉन्ग टेल्ड से क्या मतलब है। ग्रीन वाला जो है वो है हाई टेम्परेचर, और ब्लू वाला जो है वो है लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ग्राफ जो है राइट को और स्ट्रेच हो जाएगा और पीक उसकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपली इसका प्लॉट है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये उसका ड्राइंग है, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट टेल यू, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस ग्राफ? तो इस ग्राफ में बेसिकली ये बताता है कि एफ वी डी वी, ग्राफ एफ वी डायरेक्टली कुछ नहीं बताता है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि एफ वी डी वी is equal to the fraction of particles possessing speeds between v एंड v प्लस dv। करेक्ट, इसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्निकली ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है, तो ये बताता है। अब एफ वी डी वी क्यों, वाई नॉट सिंपली एफ वी, उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि अच्छा, बाय द वे एक चीज और समझ लो, फ्रैक्शन जब तुम बोलते हो किसी चीज को, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग स्पीड वी एंड वी प्लस डी वी, it is also automatically the probability that a randomly picked particle, कि तुमने इसमें कंटेनर में हाथ डाला बिना देखे और रैंडमली जो तुम्हारे पकड़ में आया उसको निकाल लिया तुमने, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो तुमने निकाला है रैंडमली पकड़ के, उसकी स्पीड v और v प्लस dv के बीच में, वो भी यही है। FEDV is both the fraction of particles possessing speeds between v and v plus dv, but it is also the probability that a randomly selected particle has the speed between v and v plus dv. ये बात तो तुम समझ ही रहे हो। It is like saying कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 लोग हैं जिनकी एज है 15 साल, और 3 लोग हैं जिनकी एज है 16, और एक बंदा है जिसकी एज है 17. So what is the fraction of people having the age 15 in this classroom? 1/2. 4 divided by 4 plus 3 plus 1, Yes, sir, 1/2. which is half, because half the people in the class have the age 15. But it is also the probability that if you randomly picked some person from this classroom, they would have the age 15. Half is also that probability, right? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि probability खुद fraction होती है। तो FEDV is both the fraction of particles possessing speeds between v and v plus dv, and it is also the probability that a randomly selected particle has the speed between v and v plus dv. But another question that arises is, why is it FEDV and why not simply FV? FEDV क्यों है? तो वो इसलिए होता है कि क्या होता है कि ये जो है बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे लिखा है मैंने, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं वो रेगुलर फंक्शन से एक सेंस में डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर तुम एक रैंडम फंक्शन प्लॉट करते हो, मैथमेटिकल फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ कोई फंक्शन है, कुछ भी दिखता है, वो किसी भी प्रॉपर्टीज के बीच में हो सकता है, आई डोंट नो। जनरली स्पीकिंग मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो x को y से मैप कर रहा है, राइट? इस x पे ये y, इस x पे ये y। तो अ फंक्शन इज बेसिकली अ मैपिंग। इट टेक्स it is going to take a mapping and it will take some values of x and convert it to some corresponding value of y. Now usually it is a function that is defined from the set of real numbers to a set of real numbers. Basically this is also a set of real numbers and this is also a set of real numbers. So for every real value there is some real value of y. ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं अभी करंटली, which is a distribution, is not that kind of a thing. जैसे तुम वो बच्चों वाला एग्जांपल लो कि 4 लोग हैं जिनकी एज 15 है, 3 लोग हैं जिनकी एज 16 है, एक है जिसकी एज 17 है। अगर तुम इसका ग्राफ इस टाइप से बनाओ कि एक्स एक्सिस पे तुम रखो एज और वाई एक्सिस पे तुम रखो नंबर ऑफ पीपल हैविंग दैट एज, तो बहुत सारे वैल्यूज पे तो कोई भी नहीं होगा। फिर 15 पे तुम्हारे पास 4 होगा, तो तुम हिस्टोग्राम टाइप बना दोगे ऐसा, राइट? 4 15, फिर 16 पे तुम्हारे पास 3 लोग हैं, 17 पे तुम्हारे पास एक बंदा है और फिर बाकी कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम वो ग्राफ होता है जो किसी प्रॉपर्टी on the x axis versus the number of items having that property on the y axis होता है। मतलब जब भी y पे नंबर होता है, number of people, number of particles, number of whatever having this property, then that kind of a graph is called a histogram. ठीक है, अब हिस्टोग्राम जो है बेसिकली डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब कि क्योंकि क्लास में काउंटेबल लोग हैं, 8 ही लोग हैं, तो तुम बार्स बनाते हो ना कि एक 15 एक नंबर है तो उस पर 4 लोग हैं, फिर 16 एक नंबर है तो उसमें काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है, तो ऐसे डब्बे 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 बनेगा। लेकिन अगर तुम इमेजिन करो कि क्लास में 8 इंटू 10 की पावर 23 लोग हैं और बहुत सारी एजेस आ जाएंगी, 15.2 का कोई है, 16.7 का है, बहुत सारे,
तो इतने सारे ग्राफ तुम्हें बनाने पड़ेंगे और इतना जूम आउट करके उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारों को तुम देख रहे हो, कि वो डब्बे जो हैं इतने पास पास और इतने छोटे हो जाएंगे कि वन कुड काइंड ऑफ प्रिटेंड इट्स अ It is a curve, right? वन कुड प्रिटेंड इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब वो ऐसे बहुत लार्ज नंबर होने के कारण जब वो कंटिन्यूअस हो जाता है या लगने लगता है कंटिन्यूअस, तब उसको हिस्टोग्राम नहीं बोलते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन है वो फंडामेंटली हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ in which there is a property on the x-axis and the number of participants having that property is on the y-axis. When it's a small countable number, you call it a histogram, and it's a large enough number that the graphs are the boxes are so many and so close together that it is approximately a smooth curve, then it is called a distribution. That is why the Maxwell-Boltzmann distribution is a distribution, because generally speaking, the number of particles in any amount of gas is usually a large number, probably like many moles. So it is not some 3, 4 particles or 10 particles. It is usually of the order of 10 to the power 25, 30, 40 particles. तो है तो ये भी डब्बे 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 ही, लेकिन इतने सारे हैं कि अगर उसको एक साथ देखना है तो बहुत जूम आउट कर लिया गया होगा, तो इसीलिए मोर और लेस कंटिन्यूअस कर्व बन गया, तब इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन चाहे वो हिस्टोग्राम हो या वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो तुम्हारे रेगुलर मैथमेटिकल फंक्शन y ऑफ x में नहीं होती है। जो रेगुलर फंक्शन है, विच इज अ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन विच मैप्स वन रियल वैल्यू टू अनदर रियल वैल्यू, है ना, उसमें एक प्रॉब्लम नहीं होती जो इन दोनों टाइप के ग्राफ्स में। डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ, बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हिस्टोग्राम छोड़ दो। तो वो ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे तुम गैस पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अब तुम्हारे कंटेनर में या तुम लोगों की एज की बात कर लो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, 10 की पावर 40 लोग हैं, लेकिन स्टिल इनफाइनाइट तो नहीं है। दिस इज नथिंग कंपेयर्ड टू अ ट्रू इन्फिनिटी। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि एज जो एक्सिस है वो तो कोई रियल नंबर होगा, इट्स अ रियल लाइन, तुम एज को रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे होगे, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक स्मूथ सेट होता है। स्मूथ का क्या मीनिंग है कि रियल नंबर्स बेसिकली अगर रियल लाइन पकड़ते हो तो उसकी फीचर ये है कि जब उसमें तुम पिंच एंड जूम करो, यानी बाहर की तरफ, अभी तुम्हें 2 रियल नंबर दिख रहे हैं, मान लो 37 और 37.1, तो अगर तुम इनको पिंच एंड जूम करो ताकि 37 यहाँ आ जाए और 37.1 यहाँ आ जाए, तो यू विल एंड अप रिवीलिंग मोर रियल नंबर्स बिटवीन देम। तो फिर 37.006 और 37.007 के बीच में अगर तुम पिंच एंड जूम करो ताकि वो दोनों यहाँ आ जाए, you will end up revealing even more real numbers. Basically, between any two real numbers, there is always an infinity of more real numbers. And more importantly, this process can be done ad infinitum. At no point will you find कि तुमने pinch and zoom किया तो ऐसा कोई स्टेज आ गया कि इधर एक रियल नंबर है, इधर एक रियल नंबर है और बीच में कोई चीज है which is not a real number. ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये बात समझ रहे हो तुम लोग? Yes, sir. तो इसलिए हम रियल नंबर के सेट को स्मूथ सेट कहते हैं। तो तुम्हारा जो एक्स एक्सिस पे एज है, या हम अगर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पीड है, स्पीड भी कोई रियल नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक्स एक्सिस पे तो रियल नंबर है, लेकिन वाई एक्सिस पे तो इंटीजर्स है ना। नंबर ऑफ पीपल, कितने भी लोग हों, वो नंबर इंटीजर ही तो होगा। क्लास में कोई 7.3975 लोग थोड़ी होंगे। Yes, sir. या गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में तुम इधर देख रहे हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या व्हाटएवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो भी एक रियल नंबर इंटीजर होगा। इट कैन नॉट बी अ रियल नंबर। यू कैन नॉट हैव 379.37994979 particles. You can either have 37 particles or have 38 particles. So the problem is that you're trying to map a continuous set to a discrete set, or a smooth set to a non-smooth set. The set of integers is a non-smooth set. Between every two integers, there is not always some integer. There is no integer between 3 and 4. तो जब तुम एक स्मूथ सेट को एक नॉन स्मूथ सेट से मैप करने की कोशिश करते हो, तो एक मैथमेटिकल इशू ये अराइज हो जाता है कि क्योंकि स्मूथ सेट में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पिक कर लो वो कोई स्पीड है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम
सारे रियल नंबर्स डाल दोगे तो उनमें से कुछ ही पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली लोगों के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तो हर डॉट इज सम स्पीड, नो मैटर हाउ वेयर आई मेक इट। आर यू फॉलोइंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. एक्सिस अगर रियल लाइन से बना है तो उसमें तो कहीं कहीं पर ही वो वैल्यूज हैं जो एक्चुअली इधर आ सकती हैं। इसीलिए पहले वो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम इंटीजर यूनिट्स में ऊपर बढ़ता है। तो therefore what that means is that in a distribution it is often the case that when you pick some particular point on the x-axis, so you say okay, मतलब इंटीजर डिस्ट्रीब्यूशन को तुम उस सेंस में नहीं इंटरप्रेट कर सकते जैसे y ऑफ x को करते हो। y ऑफ x को तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो कि तुम कोई x पकड़ते हो, कहीं पर भी तुम ये डॉट लगाते हो, फिर बोलते हो अच्छा इस x पे ये y की वैल्यू है। दैट इज हाउ यू रीड अ रेगुलर ग्राफ। अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी रेड दिस वे। व्हाई? बिकॉज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन if you make a dot somewhere and say okay this is some speed, maybe 37.9998745, technically to be able to precisely specify this real number you will need infinite digits. First of all ये समझे तुम लोग? Yes, sir. लेकिन अब जब तुम बोलोगे कि भाई अच्छा तो इतनी स्पीड पे कितने लोग हैं, क्या मैं उसको ऐसे रीड ऑफ कर सकता हूं, तो वो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका आंसर प्रोबेबली 0 होगा। ये बात समझ में आया? So, but if there are like millions of particles, isn't it likely that at least like a small number of them would have that exact speed? नहीं, Yes. it is vastly more likely that nobody has the speed you just picked. So like they might have speed in like that small range, right? Of v They and will have a speed in a small range, but they will not have the exact real valued speed that you have just picked. okay, so understood. In fact, if the speed ka line is a real number line and the number of particles ka line is an integer line, then most of the real numbers have no integer counterpart. Yes, sir. Most से मेरा We मतलब can't है, determine the speed, right? हाँ, तो तुम अगर ये Exactly. सवाल पूछते हो कि मेरे पास एक गैस है उसमें कितने भी पार्टिकल हो, 10 की पावर 80, 10 की पावर 100, 10 की पावर गूगल, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 100, whatever, that is still nothing compared to infinity. The thing is, no matter how large a number you are visualizing, it is still nothing compared to a true infinity. So therefore, if you put your hand randomly into the infinity set and pick out something, and then you say how many or who has this value of speed from the other set, which is a countable set, and you put your hand in it, nobody. The probability is literally 0. In a mathematical sense, the probability is 0. Do you understand? हाँ sir, समझ आ गया. In a mathematical sense, the probability that there is even a single particle that has the speed that you have just picked, let alone multiple, even a single particle having this particular real valued speed that you picked, that probability is exactly 0. So no particle will have the exact same speed. No as particle, the other one. no particle will have the exact speed that you have picked. Most of the real numbers have no matching counterpart in the set of integers. And the real numbers that have a matching to the set of integers are so small a set compared to the actual whole set of real numbers that randomly picking some real number from the set of real number probably picks you the real number which is unmapped to the integer set. So, but these gas particles, they will have some velocity of their own, right? Some They do XYZ value. they do have some speed, and they are probably some values. They are probably some real values also. So if you take that real value, then uske liye it won't be 0, no? नहीं, वो बात नहीं है. The issue is you are mapping the speed axis to the number axis. The issue is not that nobody has a real valued speed. Everybody has a real valued speed. No, so my question is ki you said the probability is 0, right? Of like it being. So if your number itself, if the speed itself that you are assigning is that speed which the particles possess, so then you how can't do it. You can't do it. You can't just. yeah, understood, sir. You have to also give the speed randomly only. हाँ, probability को ऐसे थोड़ी तुम वो कर सकते हो अभी उसकी. ये तो वही बात है कि मैं बोलूंगा कि मेरी probability head और tail लाने की क्या है, तुम बोलोगे half, और मैं फिर हाथ से coin को head आप रख दूंगा और बोलूंगा देखो 1 probability होगी. Yeah, थोड़ी कर सकते हैं. I mean the event has to occur on its own in a random manner and then the probability tells you something. It doesn't tell you in retrospect. तो I hope problem clear हो गया होगा. तो problem mapping का है
you can't really map this kind of thing properly. So therefore you have to pick an interval. अगर तुम इंटरवल पिक कर लेते हो तो फिर जितना बड़ा इंटरवल पिक करते हो उतना probability of having somebody in that interval increases. Then it scales with the size of the interval. The bigger the interval you pick, if you say I have a gas at a certain temperature and the particles are moving around, and then what is the probability of picking somebody who has the speed between 30 meter per second and 100 meter per second? That's a decent interval, and probably many particles have speeds in that interval. If you say how many particles have the speed between 30 and 31, I mean, depending on the size of gas or amount of how much gas you have, there might be nobody, but there would probably be somebody. In fact, even if you say something like, even if you make a statement like how many particles have the speed equal to 3.7576 meter per second, इसका आंसर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इसका आंसर जीरो है कि नॉन जीरो है? कि तुम बोल रहे हो कि बता दो मुझे। Likely to be zero. Likely to be zero. नहीं, इसका आंसर फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा डेसिमल पॉइंट्स करेक्ट, क्योंकि तुमने पूरा रियल नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है। ये खुद एक इंटरवल है। जब तुम एक रियल नंबर एरर ले सकते हैं। जब तुम रियल नंबर लिखते हो और कहीं पे छोड़ देते हो ना, द मोमेंट यू लीव ऑफ आफ्टर सम डेसिमल प्लेस, ऑलरेडी इंटरवल स्पेसिफाई हो जाती है। 3.7957 is not a single real number. It is every real number from 3.7957000000 infinity zeros. So you're including that dv का this thing, right? Range? नहीं, dv जाने दो, अभी मैं एक बस मैथमेटिकल बात बोल रहा हूँ। Everybody from there to there. समझ गए? So it is automatically arranged. The only way to pick a real number individually is to actually specify all the infinite digits in it. Anytime you stop somewhere, the rest of it is arranged, starting from 0 as the next place to 9 as the next place. समझ गए बात? ठीक है, तो क्योंकि नेचुरली ही उसमें इनबिल्ट है ये फीचर कि भाई रेंज हो जाती है वो, इसीलिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन को रेंज की तरह रीड करना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर कि क्या करो कि तुम जो है इसमें इसको पढ़ने का तरीका ये हो जाएगा कि तुम एक लाइन डालो v पे और एक लाइन डालो v प्लस dv पे, ठीक है? इंस्टेड ऑफ putting only one line at v, which will not give you anything, even though from the graph it might look like you are getting something. The graph is an illusion because the graph is looking like a smooth graph only because you have zoomed out highly. तो हो सकता है ग्राफ देख के वन कुड थिंक कि अरे क्या प्रॉब्लम है, लाइन बना दूंगा, इधर देख लूंगा। वो इल्यूजन है क्योंकि तुम बहुत जूम्ड आउट ग्राफ देख रहे हो। अगर तुम जूम इन करोगे तो लाइन बना के ऊपर जाओगे तो वहां कोई नहीं होगा, क्योंकि जूम्ड इन स्केल पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, राइट? तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि v और v प्लस dv के बीच में एक स्लाइस पकड़ते हैं और इसकी वैल्यू fv है जनरली स्पीकिंग। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, हाइट है इसकी fv और विड्थ इसकी नीचे dv है, और यही चीज मैंने यहां लिखी थी सबसे पहले। तो fv dv is not only the fraction or the probability, which is what it means. On the graph, it is the area of the shaded region. fv dv is the area of the shaded region. fv is the height, dv is the width. It's a rectangle approximately. Does this make sense? Yes, sir. So ये मैं लिख देता हूं, सर आपका fv dv is the area of the shaded strip. So the area of the shaded strip is what gives you the fraction of particles possessing speeds this or probability that they have the speed. That is how you interpret the distribution. You can't put a line and ask, you have to take an interval and take its area. It is a property of distributions. It doesn't have to do anything with physics or gas or Maxwell-Boltzmann. It is a mathematical fact that when you map a smooth set to a discrete set, the only proper way to read that graph will be to pick intervals on the smooth line. All right. तो अब इस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी, जैसे फॉर इंस्टेंस ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें बोल देंगे कि ग्राफ बना दिया और फिर जो है
बोला कि बता दो, मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और बता दो कि कुछ तुम्हें एरियाज के बारे में बोल दिया कि एक एरिया दे दिया यहाँ पे जो कि कुछ इंटरवल का है, जिसका इंटरवल वाइड है, और एक एरिया तुम्हें यहाँ पे दे दिया बीच में जहाँ पीक है, और वो नैरो इंटरवल का एरिया है, मतलब उसका हाइट ऊंचा है और उसका विड्थ कम है, क्योंकि डीवी कोई एक चीज थोड़ी होती है, डीवी तो कुछ भी हो सकता है, डीवी इज अ स्मॉल इंटरवल, डीवी कैन बी एनीथिंग एज व्हाट एज यू विश। तो अगर तुम्हें बोल दिया कि ये एरिया इज A1, ये एरिया इज A2, और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई मान लो गिवन दैट द टू शेडेड एरियाज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और ये जो है बता दिया तुम्हें कि भाई ये V1 स्पीड है, और ये बता दिया कि ये सॉरी स्पीड नहीं, ये कुछ नंबर है, कुछ नंबर है, और ये बता दिया कि ये V स्पीड है और ये मान लो 2V स्पीड है, ठीक है। तो फिर तुमसे इसके इंटरवल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं वो, कि इफ इट सो हैपन्स दैट दिस इज द केस, देन इफ वी फाइंड कि 2V के आसपास द नंबर ऑफ पार्टिकल्स having speeds between 2V minus delta and 2V plus delta is something, मान लो n, ठीक है। तो then how many particles have speeds between V plus 2 delta, V plus मान लो डेल्टा बाय 2 एंड V माइनस डेल्टा बाय, कैसे करोगे इसे? Oh, so I have a doubt. हम्म, So that first statement you written 2V minus delta, 2V plus delta. So Hmm. is that the entire range of dV? Like dV equals to 2 हाँ delta? हाँ, yes, Now, so we have to do some equate the areas or something like that. yes. Okay. सर चैट में भेजना आंसर। हाँ चैट में भेजो। भेजा आंसर। ओके।
चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो बेसिकली ये 2v माइनस डेल्टा और 2v प्लस डेल्टा जो दिया है वो बोला है कि 2v पे सेंटर्ड एक डेल्टा 2 डेल्टा साइज का इंटरवल है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट का पहले डेटा में जो dv है वो 2 डेल्टा है। Yes, ये तुम लोग समझ गए? मतलब जहाँ 2v स्पीड लिखी हुई है लाइन पर, उसके इधर तक तुम डेल्टा जा रहे हो और इधर तक तुम डेल्टा जा रहे हो। इस चीज का तुम वो बना रहे हो पट्टी, ये यहाँ पर जो बना होगा, ठीक है। Actually, तो I should have asked a simpler question. I should have said कि what is the range of the interval around V which has the same particles basically, right? Yeah, what is the range of this interval? So then I would have equated the interval. I would have said something like कि इधर में जो है तुम बोलते कि उधर का FV/dV इक्वल्स टू उधर का FV/dV, ये समझ रहे हो? क्योंकि so एरिया, you're equating the areas. correct, FV/dV is the area, FV/dV is the other area, so you're equating the area. लेकिन FV/dV is also the proportion of particles or the number of particles. I mean वैसे तो fraction of particles है, लेकिन fraction into total number दोनों तरफ कर सकते हो। अगर total number of particles n0 है कंटेनर में, तो अगर दोनों तरफ n0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो fraction into total is absolute number of particles which is given as n, कि भाई एक इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में n लोग हैं, तो ये क्वांटिटी पूरा n है, ठीक है, राइट। लेकिन अब इसमें ये कैच है कि ये Fv और ये Fv सेम थोड़ी है। ये उस स्पीड पे Fv की वैल्यू है, ये उस स्पीड पे Fv की वैल्यू है, ये भी तो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Fv की वैल्यू फॉर v इज सम कांस्टेंट्स टाइम्स e की पावर माइनस mv स्क्वायर, मतलब माइनस व्हाटएवर, माइनस बीटा v स्क्वायर इनटू v स्क्वायर, राइट। और F2v की क्या वैल्यू है? अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस बीटा 4v स्क्वायर इंटू 4v स्क्वायर। तो Fe by 2Fe का रेशियो भी कुछ है, तो Fe by 2Fe का रेशियो है और dV by dV का रेशियो है, बस ये बात है, समझ गए तुम लोग? मतलब Fe dV का इधर प्रोडक्ट और Fe dV का इधर प्रोडक्ट इक्वल है, लेकिन दोनों जगह का Fe और dV अलग है। जिधर का Fe ऊंचा है उधर का dV नैरो है, जिधर का Fe छोटा है उधर का dV वाइडर है, तो बस उनको इंटर रिलेट करना है, लेकिन ऑब्वियसली Fe दोनों जगह पे अलग अलग है। इज दैट ओके? और किसी भी जगह पे Fv dV की वैल्यू n है, मतलब n नहीं है टेक्निकली, n इंटू आई मीन Fv dV इंटू n0 इज n, तो Fv dV इज स्ट्रिक्टली n by n0, ये बात समझ गए? हाँ ठीक है ना। इसीलिए हम बहुत बार Fe dV को ये भी लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे। सर n0 टोटल मॉलिक्यूल्स था ना? हाँ, n0 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो Fe dV is also the same thing as dn by n, where n is the total number of particles. Here in this context I'm saying n is the total number of particles, n is the total number of particles, and dn is the number of particles, not fraction, number of particles with speed between v and v plus dv, समझ गए? तो इसलिए फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद स्पीड बिटवीन v and v plus dv। और ऑब्वियसली Fe dV एक इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी जब किसी इनफाइनेटेसिमल से मल्टीप्लाई होता है तो इनफाइनेटेसिमल हो जाता है, तो इधर भी इनफाइनेटेसिमल होना चाहिए। जितना तुम्हारा इंटरवल नैरो है उतने ही तुम कम, एक इनफाइनेटेसिमल इंटरवल ऑफ स्पीड में तुम्हें इनफाइनेटेसिमल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो मिलेंगे। तो इसीलिए कभी कभी तुम देखोगे कुछ टेक्स्ट बुक्स में या कहीं किसी ड्राइंग में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाया हुआ है, तो ऑन द y एक्सिस, ऑन द x एक्सिस v है, on the y axis instead of writing Fv they would have written dn 1 by n dv, but it's the same thing, just take dv here, it's a different name for Fv, समझे? Oh, sir, I'm having a little silly doubt. So, does Fe represent the number of particles or the area? No.
FV does not represent anything physical. So what does FV exactly represent? Nothing that can be described in words. So only so FV with some other function represents something. Yeah, FV has to be multiplied. और dn by n fractions of particles होगा. हाँ. Okay. So only when you perform operations on that FV, you'll get some. Right. First of all, dimensionally, only when a dimensionally speed is multiplied to FV, do you get a number representing something physical. सर तो ये सब FV का इंफॉर्मेशन मिला कहाँ से उनको, मतलब? अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन खैर हाँ, उसको मैं अभी भी देखता हूँ, एड्रेस करता हूँ. बट व्हाट आई वाज सेइंग वाज, ऊपर कहाँ चला गया. ठीक है, FV does not represent something physical. FV/dV is the physical quantity. तो मतलब जब तक FV में V dimensionally multiply नहीं होता है, DV हो या V हो, तब तक वो कोई meaningful चीज नहीं बनती. It is just a function. It is called the distribution function, but you can't describe it in words. Like what is FV representing in the real world? Nothing. ठीक है. तो अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि ये आया कहाँ से, इनको ये चमका कैसे. तो ये तो काफी लंबी कहानी है, बहुत मैथमेटिकल भी कहानी है. यहाँ पे तो हम नहीं डिस्कस करेंगे. सर शॉर्ट में मतलब बोल सकते हो as a point of interest. So does is FV the same thing as 1 upon n dn by dv? FV is the same thing as 1 upon n dn by dt. ये है ना. Okay, sir. FV is the same as 1 upon n dn by dv. अब तुम इसको वर्ड्स में बोल के बोलो कि वो FV होता है, तो वो तो किसी भी चीज को वर्ड्स में बोला जा सकता है, लाइक अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. कि तुम बोलो अरे ऐसे कैसे FV, कुछ नहीं. FV is simply the infinitesimal number of the fraction of particles per unit speed. राइट, वही तो है ये. dn by n को फ्रैक्शन बोल दो और dv नीचे चिपका के पर यूनिट स्पीड कर दो उसको, और फिर बोलो तो FV तो वही चीज है. FV is the fraction per unit speed. That is not a meaningful quantity, right? In the real world, what is that thing? Fraction of particles per unit speed. So FV/dV is the real thing. FV is simply the distribution function. ठीक है. ऑलराइट. अब इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ. शॉर्ट में भी नहीं बोल सकते उसको, शॉर्ट में बोलने में भी काफी सारा टाइम चला जाएगा, लंबा कहानी हो जाएगा. ठीक है. तो अब जो है बेसिकली हम इससे कर क्या कह सकते हैं, like what quantities can be calculated. Keep in mind that FV/dV is the probability that your particle has a speed between v and v plus dv. लेकिन अब क्या होता है बहुत बार, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बार बार बोलना है मेरे को, तो कोई कौन बोलेगा इतनी बार कि इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन v and v plus dv. हर बार कोई नहीं बोलता है इसको, और बहुत बार लिखा भी नहीं होता टेक्स्ट बुक में. तो सिंपली बोल देते हैं FV/dV is the fraction of particles having the speed v, with the implicit understanding that it is meant in an interval. हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट v है उसका, लेकिन बोलने के लिए या लिखने के लिए शॉर्ट में बोल देते हैं FV is the fraction of particles having the speed v. ठीक है. तो आगे से मैं ऐसे ही बोलूंगा, तो तुम मान लेना कि वो पीछे उसमें वो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है. तो अब हाँ, तो वो जो क्वेश्चन था वो क्या था एग्जैक्टली फिर जो आपने अभी दिया था और उसका आंसर? क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली मैंने क्वेश्चन उतना वेल फॉर्म नहीं दिया था क्योंकि मैं पहले कुछ और पूछ रहा था. क्वेश्चन ये था कि बेसिकली लॉजिक ये रहती है, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल है, कि तुम्हें दो एरियाज इक्वेट करा देंगे कि एक जहाँ पे टॉल है FV वहाँ पे नैरो इंटरवल लेके, और जहाँ पे शॉर्ट है FV वहाँ पे वाइड, और भी इधर चले जाओ, इंटीग्रेट करते हैं. और भी इधर लॉन्ग टेल की तरफ चले जाओगे तो तुम देखोगे कि और भी वाइडर इंटरवल बन जाएगा विच हैज द सेम टोटल एरिया एज दीज गाइस. तो एक A3 भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें. कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये तीनों एरियाज बराबर हैं, तो मतलब ये है कि द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड्स in a much wider interval but at on average very high speeds. समझ रहे हो? हाँ, तो सेम ही हो जाएंगे. हाँ,
तो वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जितना तुम आगे की तरफ जाते हो ग्राफ में, उतना जितना स्पीड हाई स्पीड की तरफ जाते हो, उतना पार्टिकल्स क्योंकि टोटल में कम होते जाते हैं, ज्यादातर पार्टिकल्स मॉडरेट स्पीड पे चल रहे होते हैं। इस ग्राफ का पीक जो है वो यहाँ पर है, मिडिल स्पीड्स पे। बहुत स्लो चलने वाले बहुत स्लो चलने वाले पार्टिकल्स भी कम होते हैं और बहुत फास्ट चलने वाले पार्टिकल्स भी कम होते हैं। तो अगर तुम ज्यादा स्पीड्स की तरफ चले जाते हो तो कम कम पार्टिकल्स तुम्हें मिलते हैं, तो तुम्हें काफी बड़ी रेंज पकड़नी पड़ती है। यहाँ जो इतना क्राउड हो रखा है मॉडरेट स्पीड पे कि 30 मीटर पर सेकंड के आसपास अगर तुम 1 मीटर पर सेकंड का इंटरवल ले लोगे कि 29 से 31, पता चलेगा उसमें ही 50 पार्टिकल है। और अगर तुम 80 की तरफ चले जाओगे स्पीड्स, तो वहां पे 80 पे कोई एक है, फिर 90 पे कोई एक है, ऐसे इतना कम है कि तुम्हें बहुत बड़ी 80 से 120 के इंटरवल में तुम्हें शायद 50 लोग मिलेंगे। बस ये मतलब है इसमें। हाँ सर। तो इसको वो यूटिलाइज करवा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाइट तो इसकी एफ से मिलती है, जैसे मैंने तुम्हें 2v और v बता दिया, तो तुम v डाल के ये एफ निकाल सकते हो। एफ के फंक्शन में v डालना है वहां पर, और इधर एफ के फंक्शन में 2v डालना है, तो ये आ गया ऐसे करके। और दूसरी चीज जो एरिया का इक्वेशन है कि एरिया इक्वल है, वो ये है कि उधर का एफ बेसिक फैक्ट इसका ये है कि उधर का एफ और उधर का dv इक्वल्स टू इधर का एफ इंटू इधर का dv। बस, तो अब इस पे जो भी प्रॉब्लम बन सकता है, दैट इफ a1 equals to a2 equals to a3, then f for v at dv1 is the interval around v, dv2 is the tiny interval around 2v, and dv3 is the massive interval around a3। ठीक है, तो उधर का fv into dv1 is the same as f of 2v into that interval, which is a very narrow interval, is the same as f3, sorry, f whatever, मान लो इधर का स्पीड है 6v into a very large interval। ये है बेसिक फैक्ट। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि दो जगह का मैंने तुम्हें f का रिलेशन दे दिया जो तुम v और 2v डाल के निकाल सकते हो, तो तुमसे मैं इंटरवल का रिलेशनशिप कि एक इंटरवल दे दिया 2 डेल्टा साइज का, तो दूसरा इंटरवल कितना बड़ा है। हाँ सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन रेयर है ये क्वेश्चन टाइप। इट इज नॉट सो सच अ कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल यू शुड नो। बेसिकली मैं इसको आगे लिख देता हूँ सो दैट तुम्हारे नोट्स में रह जाएगा ये कि मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टेंट्स तो मैंने हटा दिए, तो अगर मुझे दिया है इफ लेट्स से द इंटरवल, बीच वाला इंटरवल dv2 is 2 delta, the question might be asking you to find the interval कि भाई क्या 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 स्पीड की रेंज हो सकती है v के आसपास जो उतनी पार्टिकल्स है। उतनी पार्टिकल्स इसलिए क्योंकि एरियाज इक्वल है। तो देन यू कुड से कि f of v देन इक्वेटिंग टू a वाला चीज, f of v क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाय 2kt इंटू v स्क्वायर इंटू dv1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस m 4v स्क्वायर बाय 2kt इंटू 4v स्क्वायर इंटू dv2 विच इज द सेम एज 2 डेल्टा जो दिया है। तो देयरफॉर dv1 इंटरवल 1 जो मेरे को है वो मिल जाएगा इज बेसिकली ये हो गया e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाय kt 2 mv स्क्वायर बाय kt बाय e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाय 2kt टाइम्स 8 डेल्टा। समझ गए? हाँ सर, तो मतलब उसने सिर्फ एक रेंज बताई वेलोसिटी। हाँ करेक्ट, उसने बस एक रेंज, तो अब रेंज बता दी तो अब तुम्हें dv1 मिल गया। अब जो भी है ये कैलकुलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, बट ये रेंज है। अब तुम कह सकते हो कि भाई वो इंटरवल जो है वहां पे जो इतने ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं बिटवीन द स्पीड्स ऑफ v प्लस दिस बाय 2 एंड v माइनस दिस बाय 2।
हाँ सर समझ आ गया। है ना, वो वाली बात है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ऑलराइट, So, but then the constants, like how will we'll have to calculate it? दीज ना, ये अंदर Yes, sir. E के ऊपर जो भी है. नहीं, ये ऐसे ही छोड़ना होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो m और k और t में ही आंसर देना होगा। अच्छा, okay sir. ठीक है, क्योंकि कोई e की पावर तुमसे कोई कभी कैलकुलेट नहीं करवाएगा एज अ नंबर। हाँ सर, कर ही नहीं सकते. हाँ, वो ऑप्शंस में ही रहेगा कि भाई एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, या वो प्रॉब्लली लिख देगा इंटीजर टाइप की, इज इफ द dv1 इंटरवल इज व्हाटएवर e की पावर कुछ इंटीजर ब्ला ब्ला सब लिख के और बोलेगा यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। मोस्टली वैसा हो सकता है। अच्छा, तो अब जो है मैं तुम्हें बताने वाला था कि इससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कैलकुलेट ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट एलिमेंट है। Sorry, sir, I got connected. So, like, if V2 ka interval as like V2 has been given as V2 plus delta and V2 minus delta, then the interval dV2 is equal to 2 delta, right? नहीं, hang on, what? So, if it has been given like V2 plus delta and V2 minus delta, so then the interval that they have taken dV2, that will be 2 delta, right? हाँ, yes. Okay, So तो हम ये कह रहे हैं कि what quantities from FV, ठीक है, क्या क्या क्वांटिटीज तुम FV से कैलकुलेट कर सकते हो। तो व्हाट कैन यू कैलकुलेट? पहली चीज जो तुम FE से, अब तुम्हें FE मिल गया, FE तो तुम्हें बता दिया। FE तुम्हें बताता है कि भाई अगर तुम एक प्रेफर्ड स्पीड पकड़ रहे हो, कि मुझे जानना है कि भाई एक पूरा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें लोग इतना स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं क्या क्या इसमें से निकाल सकता हूँ। सो द प्रोबेबली द फर्स्ट मोस्ट ऑब्वियस थिंग यू वुड थिंक ऑफ इज द एवरेज स्पीड। यू वुड से ठीक है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं और सब अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो अगर मेरे को इनका डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पता होना इज टू से कि तुम्हें पूरा गैस का ब्लूप्रिंट पता है। आई मीन दिस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द गैस। यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग अबाउट द स्पीड्स and numbers, of course, how many people have that number and how many people have that number. So therefore the first thing you would want to calculate is the average speed. इसको कैसे करते हैं वो हमें रेलिवेंट नहीं है जानना, ऑल्दो मैं लिख देता हूँ कैसे कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कर रहे हैं। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि V average is calculated by taking V, multiplying it to FV dV, and then integrating over all possible speeds. ठीक है। Sir, are those brackets part of the symbol for average speed? That's the symbol for average. Achha, okay, sir. ठीक है, and when you do this calculation, you get the root value of 8 or 8 T upon pi 8 m. RT upon pi m. Pi m. ठीक है, this is your V average. तो ये वैल्यू ऐसी है जो तुम्हें याद रखनी होगी कि मतलब इट इज सपोज टू बी रिमेम्बर्ड। वैसे ही तुम लोगों को पता ही है, तुम लोगों ने बोल के बता ही दिया मुझे। इनफैक्ट यू ऑलरेडी रिमेंबर दिस। Sir, m will be in kgs, right? Gaseous में kgs में लिया था। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है k और t कैसे ले रहे हो, k कैसे ले रहे हो। अच्छा, ओके सर। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया है ये है पर पार्टिकल। ठीक है, पर पार्टिकल से मतलब है कि बस इसकी वैल्यू ये है, पर पार्टिकल तो नहीं टेक्निकली कहना चाहिए। So because per particle doesn't make sense now, average so will be Correct. for a large sample size. So we can also, one can also write it as, if you multiply the numerator and denominator with Avogadro number, although physics में नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा वो रेलेवेंट होता है क्योंकि केमिस्ट्री मोल्स के लेवल पे चलता है। ऊपर नीचे अगर एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, तो नीचे जो है पर पार्टिकल मास इनटू 1 मोल पार्टिकल्स इज द मोलार मास, और ऊपर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो इज द गैस कांस्टेंट। So then you can also write it as in this fashion. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। सर तो स्मॉल m मतलब वो कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका पूरा मास, और m मतलब स्मॉल m नहीं, स्मॉल m मतलब एक पार्टिकल का मास।
एक पार्टिकल का मास, चाहे ये एटम है, हीलियम एटम है, हीलियम गैस है अगर, तो एक हीलियम एटम का मास है m। अच्छा, और m मतलब उसका एटॉमिक मास हो गया, कैपिटल। मोलार मास, हाँ, मोलर मास हो उसके गया। एक मोल का मास। ओके सर। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज निकालने के लिए ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, देखो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि फॉर इंस्टेंस अगर मान लो भाई एग्जांपल ले लो कि 4 लोग थे जिनकी 15 एज थी, और मान लो 3 लोग थे जिनकी 16 एज थी, और मान लो 2 बंदे थे जिनकी 17 एज थी, और मान लो एक बंदा था जिसकी 14 एज थी। तो अगर तुमसे कोई बोले कि एवरेज एज इस क्लासरूम का फाइंड करो, तो तुम बोलोगे अच्छा एक है 14 साल का, 3 है 15 साल के, मतलब एजेस ऐड करनी है और नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करनी है, बेसिक सा लॉजिक है। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 1 + 4 + 3 + 2 विच इज 4 3 7 8 9 10, 10 लोग हैं, ठीक है, एवरेज एज हो गई। लेकिन इसको तुम थोड़ा शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकते हो कि भाई एक बंदा है 14 साल का, तो 1 × 14 प्लस 3 बंदे हैं 15 साल के, तो 15 + 15 + 15 क्यों लिखते, प्लस 3 बंदे हैं 16, 4 people, no? हाँ 4 बंदे कर लो, 4 बंदे हैं 15 साल के, प्लस 3 बंदे हैं 16 साल, ऐसे करके भी लिख सकते हो, 4/10। अब ये 10 को तुम इंडिविजुअल के नीचे ला सकते हो कि 1/10 × 14 प्लस 4/10 × 15 प्लस 3/10 × 16 एंड सो ऑन। तो अब तुम देख रहे हो 1/10 is what? The probability that somebody in this classroom has the age 14. So the first bracket is basically the probability of having age 14 into 14. The thing is the probability of having the age 15 into 15. Following? Yes, sir. Which can be in shorthand written as x. I mean rather age कर रहे हैं ना, तो age times the probability of having that age का अगर पूरे सिस्टम पे सम कर लिया जाए तो दैट इज द एवरेज एज। तो इसको जनरलाइज कर लो कि फिर किसी भी वेरिएबल की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए समेशन करो वेरिएबल की वैल्यू एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट वैल्यू फॉर द वेरिएबल। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एवरेज। अच्छा ये भी कोई चीज है, नाइस। ठीक है, तो ये जो है एवरेज का डेफिनेशन, ऐसे करते हैं एवरेज। लेकिन ये तब है जब डिस्क्रीट होता है, जैसे क्लासरूम में लोग डिस्क्रीट हैं, काउंटेबल हैं, तो तुम समेशन कर रहे हो। जब अनकाउंटेबल सेट होगा, कंटिन्यूअस सेट होगा, तो ये जो समेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू एन इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल इज जस्ट अ फैंसी समेशन डन ओवर अ कंटिन्यूअस सेट। तो एवरेज एज, एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल निकाल रहे हो, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट वेरिएबल का इंटीग्रल करना हो। गैस के केस में अगर तुम स्पीड का एवरेज निकाल रहे हो, तो इंटीग्रल ऑफ स्पीड टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट स्पीड। बट वही तो एफईडी भी होता है, और क्या होता है एफईडी? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्पीड भी। यही मैंने लिखा है पीछे। So to find the average speed, you multiply the speed variable to the probability of having speed b, and then you integrate it over all possible speed 0 to infinity, and then out pops √8 kt by pi m या फिर √8 rt by pi m। ठीक है, सबको समझ गया चीज? हाँ सर, अब समझ आया। ठीक है, ऑल राइट। अब जो है हम इससे दूसरी और चीजें निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। Can you tell me what is the value of average velocity? 0. Velocity का average in this container is 0. So, but they're always going in different directions, so it'll be like impossible to. So you can assume that everyone cancels each other out. Correct, correct. It is not that we can't find it or it is difficult. It is that if you have a gas in a container and the container isn't going anywhere, the gas might be going crazy inside, colliding with this and that and this and that. But as a whole, the container doesn't go anywhere. Then what is the speed of the VCM of the gas? 0. Sir.
but VCM is nothing but m v1 plus m v2 plus blah blah over total mass, यानी n particles है तो nm, तो mm कट जाएंगे तो ये सिंपली v1 plus v2 v2 by n हो जाएगा, which is nothing but average of velocity, but VCM 0 है तो ये भी 0 ही है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है और उसका कारण ये है कि भाई गैस एज अ होल कहीं नहीं जा रहा है। अगर गैस एज अ होल कहीं जा रहा होगा तो एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो आ जाएगी। कंटेनर है, उसके अंदर गैस का बॉम्बार्डमेंट भी चल रहा है, केओस चल रहा है और कंटेनर ट्रक पे रख के कहीं जा रही है, तो एवरेज नॉन जीरो वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल्स की। लेकिन इफ द कंटेनर इज सिटिंग स्टिल समवेयर, देन नो मैटर हाउ क्रेजी द गैस इज इनसाइड, for everybody who's going crazy in the northeast 45 degree direction, somebody is going equally crazy in the northwest 45 degree direction, right? So it averages out to zero vectorially, although speed is not zero on average because speed has no sign on it. So if somebody going east at 5 and somebody going west at 5 contribute 5 each to the total. ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी तुम क्या फाइंड कर सकते हो? Most probable speed. most probable speed अपने आप में कोई intuitive चीज नहीं है. There is no reason why somebody would say let me find this obscure quantity which is the root of the mean of the square of the speed. The reason it arises is because you are fundamentally interested in the average kinetic energy. तुम बोलते हो अच्छा ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो क्या मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ? क्योंकि उससे मेरे को आइडिया 3/2 kBT। करेक्ट, आइडिया लगेगा गैस कितना एनर्जेटिक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि गैस में कितनी एनर्जी है, ऑन एवरेज हाउ एनर्जेटिक दे आर। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ठीक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या मैं ये करूँ कि हाफ m और एवरेज स्पीड तो फाइंड कर लिया था? नहीं सर, नहीं। ये जनरली बराबर नहीं होता है, राइट? Kinetic energy का average, if you go by the proper definition, what are you doing? You are basically first adding up everybody's kinetic energy to a running total, and then dividing by how many people there are. तो half m तो कॉमन ले लो इसमें से, और फिर तुम जो बचेगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर सारे ऐड करके बाय n, वो एक्चुअली v स्क्वायर का एवरेज है, which is not the same as v एवरेज का स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्क्वायर किया है पहले स्पीड्स का, फिर उनका एवरेज लिया हुआ है। नेस्टेड ऑपरेशंस हैं, जो अंदर है वो पहले हुआ है, और इधर जो है तुमने पहले एवरेज किया है फिर स्क्वायर किया है, बट दे आर नॉट जनरली द सेम थिंग। इन जनरल फॉर एनीथिंग, द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर, द मीन ऑफ द स्क्वायर is not in general equal to the square of the mean. In only one specific condition are they equal, that is all the values that All are equal, sir. Yes, all the sir, values same. that x takes are the same। ठीक है, तो अब ये हमें निकालना है, यानी हमें v का स्क्वायर करके उसका एवरेज लेना है। v का स्क्वायर, तो v का एवरेज तो पहले हम निकाल चुके थे, उसका स्क्वायर करने से काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा। v का पहले स्क्वायर करके फिर उसकी एवरेजिंग करनी है। तो जो लॉजिक तुमने एवरेज स्पीड निकालने में किया कि v का एवरेज निकालने के लिए तुमने v को FEDV से मल्टीप्लाई किया, तो v स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए तुम v स्क्वायर को FEDV से मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए? जैसे उसी एग्जांपल में जहां पे लोगों की एज का तुम एवरेज निकाल रहे थे, तो तुमने देखा 1/10 2/10। अगर तुमसे कोई बोलता लोगों की एजेस के स्क्वायर का एवरेज निकालो, तो तुम 1/10 इंटू 14 का स्क्वायर करते प्लस 4/10 इंटू 15 का स्क्वायर करते, राइट? वो तो वही हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट एज इनटू द एज का स्क्वायर का समेशन। तो v का स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो v स्क्वायर करके फिर उसका एवरेज कर दो। जब तुम ये कर लेते हो तो ये आ जाता है 3kT/m। इस पे रूट नहीं है क्योंकि डायमेंशनली ये स्पीड का स्क्वायर है, एंड देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काइनेटिक थ्योरी का, बराबर।
फंडामेंटली यही वो रिजल्ट है जहां से इंसान बोलता है कि टेम्परेचर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। जब कंडक्शन पढ़ाते टाइम मैंने तुम्हें डे 1 पे फर्स्ट टाइम बोल दिया कि जो हीट है वो नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी है, वो यहीं से आता है। उस समय डिराइव नहीं किया या उस समय उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, आई जस्ट सॉर्ट ऑफ टोल्ड यू द स्टोरी इनसाइड कि अंदर जो माइक्रोस्कोपिक मोशंस होते हैं उसी को हम मैक्रो स्केल पे टेम्परेचर बोलते हैं। ये उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। व्हाट इज रिटन हियर is that heat and motion are the same thing. Heat is equal to motion in a sense. ठीक है। अब एक चीज इसमें ये सर है, यहाँ रूट नहीं आएगा, मतलब यूआरएमएस में हमने रूट लिखा था। वीआरएमएस नहीं है भाई, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाओ। तुम याद मत रखो कि वीआरएमएस ये होता है और वो होता है। तुम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे थे, उसके लिए तुम्हें स्पीड के स्क्वायर का मीन निकालने की जरूरत थी, जो मैंने यहाँ किया। अच्छा, तो ये मतलब आरएमएस से रिलेटेड नहीं है? नहीं, आरएमएस ही है। आरएमएस तो ये तब बनेगा, अभी रुक जाओ। तो तुमने ये निकाल लिया, पहले स्पीड का स्क्वायर करके मीन निकाल लिया, उसकी वैल्यू 3 kT/m आ गई, फिर तुमने उसको हाफ एमवी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिली। सब कुछ ठीक है यहाँ पे। हाँ लेकिन ये जो क्वांटिटी आई है तुम्हारे पास, ये डायमेंशनली एक स्पीड नहीं है, क्योंकि तुमने पहले स्पीड को स्क्वायर किया और फिर मीन निकाला है। तो डायमेंशनल इसकी जो है वो मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर है, जबकि पीछे से तुम जो भी फाइंड कर रहे हो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वो सब डायमेंशनली स्पीड्स हैं, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये क्वांटिटी जो आई है ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया है, तो इसको भी डायमेंशनली स्पीड करने के लिए फिर तुम इस पर रूट लगा देते हो और उसको लेबल लगा देते हो कि इसको अब से हम आरएमएस स्पीड बोलेंगे। ठीक है। सो टू Sir, is RMS important in this chapter? हाँ, आरएमएस ही पढ़ रहे हैं हम। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि आरएमएस कोई फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसका जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि हम पहले से निकलते हैं आरएमएस फाइंड करने के लिए, हम निकलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। उसमें एक क्वांटिटी शो अप करती है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच इज स्पीड का स्क्वायर करके एवरेज लेना। वो हम कर लेते हैं और 3 kT आ जाता है, 3/2 kT। फिर हम बोलते हैं कि लेकिन ये डायमेंशनल स्पीड नहीं है, हमें बाकी सब डायमेंशनल स्पीड्स पता है, तो इसको डायमेंशनल स्पीड बनाने के लिए इस पर रूट लगाना पड़ेगा, तो रूट लगाए थे। जो ये क्वांटिटी बन जाती है, इसको फिर नाम दे दिया जाता है रूट मीन स्क्वायर, विच इज द ऑर्डर इन विच यू डिड ऑपरेशंस ऑन इट। कि तुमने लास्ट में रूट इसका किया, उसके पहले तुमने इसको मीन किया था और सबसे पहले इसको स्क्वायर किया था। ये अपने आप में कोई इंटरेस्टिंग फीचर नहीं है। लाइक एवरेज स्पीड एक इंटरेस्टिंग फीचर है, एक इंट्यूटिव चीज है जो तुम्हारे दिमाग में आएगा। एवरेज काइनेटिक एक इंट्यूटिव चीज है जो तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड कोई इंट्यूटिव चीज थोड़ी है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि उसको उस पॉइंट से नहीं सोचना होता है कि आरएमएस कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे होते हैं एवरेज, और उसमें ये क्वांटिटी शो करती है, लेकिन फिर इसको टू टर्न दिस इनटू स्पीड dimensionally, we put root over it। तो ये बन जाता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, जिसकी वैल्यू हो जाती है 3 kT/m, जिसको केमिस्ट्री में लिखोगे तुम 3 RT/m। और अब इसको कुछ नाम दे दिया जाए, क्योंकि हर बार ये थोड़ी बोलेंगे कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर किया, तो जो किया है उसी को इसका नाम बना दिया गया RMS, where the operations are performed in this order: you square it, then mean it, then root it। ठीक है, ऑलराइट। ये तुम किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। वो जो क्लासरूम का एग्जांपल था उसमें बोलो कि भाई इस क्लासरूम की RMS एज फाइंड कर लो। कोई बोलेगा भाई इसमें कौन सी बात है, ये कौन सी यूजफुल क्वांटिटी है। आई एग्री, कोई यूजफुल क्वांटिटी नहीं है, हु केयर्स, एवरेज एज स्टिल यूजफुल है। RMS एज का क्या यूज है इतना ज्यादा, तो उधर में भी कोई यूज ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं कि एज पकड़ो, स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो, उसका रूट कर लो, तो ये एज RMS हो जाएगा, भले ही इसका कोई खास यूटिलिटी नहीं हो दुनिया में। एक चीज है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, दूसरा है उसका रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन तो RMS की RMS है, जो करना है वो लिखा हुआ है। RMS स्पीड की रियल वर्ल्ड यूटिलिटी ये है कि इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वी वांटेड टू फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, and in turn we had to find this quantity, which is then given the name RMS speed. So therefore you can also write the average kinetic energy as half m
VRMS का स्क्वायर। तो ये देखने में अच्छा लगता है, इट लुक्स लाइक अ काइनेटिक एनर्जी नाउ, मेक सेंस? बट एज सच RMS की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होती। ऑलराइट, तो ये सब तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही होता है, कोई इसमें ऐसी नई बात नहीं है। अब चौथी जो क्वांटिटी है या पांचवी जो क्वांटिटी, पता नहीं किस नंबर पे आ गए, 3 4, फोर्थ जो क्वांटिटी है, अनदर यूजफुल क्वांटिटी इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये बाकियों से VP बोलते हैं इसको। ये बाकियों से इसलिए अलग है क्योंकि बाकी सारे जो हैं इंटीग्रेशन के रिजल्ट हैं, ये एक डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। तो मैथमेटिकली भी ये बाकियों से डिस्टिंक्ट है इन द सेंस ऑफ हाउ डू यू So फाइंड, do You you find this differentiate the and FV then वाला function and then maximum equate to 0. maximum correct. ढूंढना पड़ेगा, right? So हाँ, ये जो है एक एग्रीगेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, पीछे के सारे प्रॉपर्टीज एग्रीगेटेड प्रॉपर्टी है। तुम सारे पार्टिकल्स का कुछ कुछ फीचर ऐड कर रहे हो और फिर उसको एवरेज कर रहे हो। तो एवरेज स्पीड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी, यू गो ओवर एवरी पार्टिकल, add some property and then divide by the total number. So all the previous three are aggregations, that's why they require integrals. This is not an aggregation. You are not asking some average of the total, you are saying which is the speed which most of these have. जैसे क्लासरूम के एग्जांपल में तुम एवरेज एज निकालोगे तो सबकी एज पूछना पड़ेगा, तुम पूछते हुए जाओगे और सबकी एज पूछते हुए जाओगे, रनिंग टोटल में ऐड करते हुए जाओगे, फिर बाद में डिवाइड करोगे। सो इट्स एन एग्रीगेटिव प्रोसेस। लेकिन ये जानने के लिए कि कौन सी एज के ज्यादा लोग हैं इस क्लासरूम में, विच इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड एज, you will not even need to know what the ages are. You will simply say people who have the same age, raise your hands. So they will basically group themselves. You don't even need to know the value of that particular age. And the largest group is what is the most probable age. तो सिमिलरली इस कंटेनर में जो है जिस स्पीड पे ज्यादातर पार्टिकल्स चल रहे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। इट इज नॉट सम एवरेज और एग्रीगेट, इट इज सिंपली यू थ्रस्ट योर हैंड इन द कंटेनर 100 times and then the speed that comes out the most times out of 100 is the most probable speed. तो ये निकालना सिंपल है क्योंकि तुम FV का मैक्सिमा ही तो ढूंढ रहे हो। फिर FV खुद बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन स्पीड, तो तुम तो उसका मैक्सिमा ही ढूंढ रहे हो कि ये जो जगह है इसी को तुम कह रहे हो ये है अपना काम का वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे जो ये है, दिस इज द स्पीड दैट द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैव। ये स्पीड है, यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो locally speaking what you have to mathematically do is find the maxima of the FV graph. So what you do is you do d by dv of FV and set it to 0. ये ऐसा चीज है जो तुम लोग कर सकते हो खुद से, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, बस उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है और v के लिए सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन नहीं करनी। इंटीग्रेशन सर अभी करना है? नहीं तो कर लेंगे सर, कांस्टेंट तो एक नेग्लेक्ट ही करना है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। This is one of the, I mean, out of all of these, this is the one you can actually perform with your current knowledge. This is something that you can directly do. Integrations जो इसमें involved हैं, जैसे v square FV का इंटीग्रल, मैंने यहाँ पे आगे लिखा नहीं ना कैसे उसको evaluate किया, simply result लिख दिया। वो evaluation काफी painful है। Similarly ये जो VFB का इंटीग्रेशन है, ये चलो उतना painful नहीं है, लेकिन ये भी kind of painful ही है। तो लेकिन differentiation is always an easier operation than integration, right? So assuming this has been done, we find that the speed at which most particles are moving or the largest set of particles are moving, Vp turns out to be under root of 2RT by m, 2kT by m or 2RT by capital M. This is called the most probable speed. Okay. तो ये भी तुमको याद रखना है, जो जो डब्बे में है तुमको याद रखना है।
So that small m represents what? Mass of one particle. And so capital M? Mass of 1 mole of. हाँ, अच्छा, okay sir. ऊपर नीचे मोला एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया है ना. अच्छा, हाँ, yes sir, yes. ऑलराइट, ये हो गया. और ये सारे जो हैं, जो 3 स्पीड्स हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिव ग्राफ पे भी जो है एक खास तरीके से लाई करते हैं, इन द सेंस ऑफ इफ दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड तो जो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल है वो तो ये होता है जो पीक पे बैठा होता है, और जो एवरेज होता है वो उधर नहीं होता है. द एवरेज स्पीड इज नॉट एट द पीक. द एवरेज स्पीड इज नॉट एट द पीक बिकॉज द एवरेज इज द वैल्यू. ये तो तुम्हारा वीपी है, ये तुम्हारा वी एवरेज है, और ये तुम्हारा वी आरएमएस है. देख ही सकते हो तुम लोग कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आरएमएस में जो है अंदर, सब में अंदर RT by M तो है ही, राइट. तो आरएमएस में अंदर √3 है, मोस्ट प्रोबेबल में अंदर √2 है, और एवरेज में 8/π है. नाउ 8/π इज बिगर देन 2 बट स्मॉलर देन 3. तो देयरफॉर वी आरएमएस जो है वो लार्जेस्ट नंबर होता है इन तीनों में, वी एवरेज बीच में होता है. ऐसे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा. और मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा नंबर. एवरेज स्पीड वो स्पीड है जो इस ग्राफ के एरिया को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, और क्योंकि ये लॉन्ग टेल्ड ग्राफ होती है तो इसीलिए वो पीक से थोड़ा राइट में होता है. समझ गए क्या कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है, तो एक ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, सब वैल्यूज. अब सर और y एक्सिस में उल्टा हो जाएगा ना v. y एक्सिस में y सर समझा नहीं क्या कह रहे हो. सर सर केमिस्ट्री में उन्होंने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का अलग लिखाया था, इसलिए. मतलब तो मतलब अगर यही वो जो ग्राफ है वो कोई y पर्टिकुलर एक्सिस पे वो कोई अरे पर्टिकुलर सर, क्वेश्चन, हाँ सर. वो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप बना दिया होगा जस्ट टू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट. ओके सर. ध्यान रखो कि अगर एक्सिस को उल्टा कर दे तो फिर ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा. दैट्स नॉट सम कांसेप्ट, दैट्स जस्ट तो सिमेट्री था वो. सर नहीं, वो बस ये था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट हाँ सर, स्पीड दो इज, से ट्विस्ट किया था उसमें बस, और कुछ वो नहीं. उल्टे ऑर्डर में आ जाएगा, बस यही था. अच्छा अच्छा, ओके, वो तो ठीक है. चलो, वो तो तुम्हें FE का वैल्यू रीड करनी है. हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, fraction of particles having speed Vp is the most number of particles, then the fraction of particles having the average speed is lesser than that, क्योंकि यहाँ पे fraction है, ये FE है. And the fraction of particles having RMS speed is actually the least of the three, even though the value of the RMS is the most out of the three, but the number of particles corresponding to it is the least. ठीक है. अब जो है तो जो काइनेटिक थ्योरी में क्वेश्चंस होते हैं, एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप के हैं which are basically conceptual. So let me ask you this question. Going back to this situation जो हमने यहाँ पे derive किया, which is in a sense the most fundamental result in all of this chapter, which is that की average kinetic energy, और ये assumption है point particle के लिए, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए सबसे अच्छा बैठता है ये रिजल्ट जो है, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल्स मान के उन्होंने डिराइव किया था, और पॉइंट पार्टिकल जो है सबसे अच्छे से फिट होता है एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस. Even though the monatomic gas atoms are not truly point sized, they still have some physical size, but out of all possible kinds of gases, कि भाई डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन गैस है, उन सबों में मोनोटॉमिक गैस पे सबसे अच्छे से फिट होता है पॉइंट मास का पिक्चर. So they were not doing it for like, they were trying to figure out gases, but they were starting with the simplest possible picture, which is point masses floating around.
ठीक है, तो ये पॉइंट मास के लिए पिक्चर है, या मतलब मोनोटॉमिक गैस के लिए बेस्ट पिक्चर है। लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ पे वो ये है कि टेम्परेचर जिस प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं वो एक मैक्रोस्कोपिक एग्रीगेटेड प्रॉपर्टी, यानी इट्स एन एवरेज प्रॉपर्टी। यू हैव टेकन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरीबडी इन द गैस, added them up together, divided by the total number of particles, and that is what is proportional to temperature. Meaning to say कि अगर तुम कोई गैस लेते हो, let's say I have some gas at, let's say I have 1 mole helium, I have helium, मोल की भी जरूरत नहीं, helium at 300 केल्विन। तो उसका क्या मतलब है? क्योंकि हर गैस में डिस्ट्रीब्यूशन होती ही होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 300 का मतलब ये है कि इट इज बेसिकली दैट कि 300 कॉरेस्पॉन्ड्स टू एवरेज आरएमएस स्पीड, तो रिलेटिव टू आरएमएस स्पीड होता होगा वो। यानी व्हेन यू से 300 वर्सेस व्हेन यू से लेट्स से हीलियम एट 300 एंड हीलियम एट 600 केल्विन, तो 600 केल्विन पे हीलियम का ग्राफ ऐसा दिखेगा और 300 केल्विन पे ग्राफ ऐसा दिखेगा। जितना गर्म होता जाता है उतना ग्राफ उधर चला जाता है, यानी उतना वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स आ जाता है गैस में। जो गैस बहुत गर्म होती है उसमें 0 से लेकर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक सारे स्पीड्स पे पार्टिकल चल रहे होते हैं। जो गैस ठंडा, जितना गैस ठंडा होता जाता है उतना ही ग्राफ पीछे और ऊंचा होता जाता है, यानी मोस्ट पार्टिकल्स एंड अप कॉन्सेंट्रेटिंग एट द मॉडरेट स्पीड and it's not such a wide range of values over all possible speeds. As the gas gets hotter and hotter, the clustering at one particular speed dissipates and you have a wider range of distribution over speeds. ठीक है, तो अच्छा इसमें एक चीज मैं और बोल देता हूँ, ग्राफ का एरिया सेम होगा, राइट सर? सेम होगा एंड इट इज 1 एंड इट इज 1 1 क्योंकि ग्राफ के एक स्ट्रिप का एरिया is the probability of having speed between v and v plus dv. सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया is fe dv, which is the probability that it has a speed between v and v plus dv. अगला स्ट्रिप का एरिया would be the probability that it has the speed between that and the next speed. तो सारे स्ट्रिप्स का aggregated area, which is the area under the graph, is the probability that it has the speed between 0 and infinity. But that has to be 1 because what else could it possibly have as speed? 0 से इन्फिनिटी के बीच में तो होगा ही होगा स्पीड, चाहे कुछ भी स्पीड हो वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही होता होगा। दैट इज लिटरली द टोटल सेट साइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी लार्जर देन इन्फिनिटी। तो लिटरली जो स्पीड की डेफिनेशन है ये उसका पूरा साइज है। तो स्पीड तो इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, इसीलिए ये टोटल तो 1 होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सम स्पीड बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी हैज टू बी 1, राइट? तो area under the graph which represents the probability of having any speed is 1 and it must always remain 1. Therefore, as the bottom of the graph stretches, meaning as you go to higher and higher temperatures, the peak has to come down. The total area of the graph, ये मैं fact यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, तो अब जो है अगर तुम हीलियम लेते हो 300 केल्विन पे और हीलियम लेते हो 600 केल्विन पे, तो यदि तुम गरम वाला हीलियम भी पकड़ो तो उसमें कोई तो पार्टिकल है जिसकी ये स्पीड है, और ठंडा जो हीलियम है विच इज द 300 ग्राफ, उसमें कोई पार्टिकल है जिसकी ये स्पीड है। यानी इवन ठंडा कंटेनर ऑफ हीलियम में भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो गर्म हीलियम के कंटेनर के कुछ पार्टिकल से फास्टर मूविंग है। 300 क्योंकि एवरेज है और 600 क्योंकि एवरेज है, तो इट इज स्टिल पॉसिबल। अब जैसे इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा कुछ वैल्यू है, इट्स एन एवरेज। नॉर्वे का जीडीपी पर कैपिटा कुछ वैल्यू है, इट इज एन एवरेज। बट ऑब्वियसली अंबानी जो है, हु इज वन सिंगल पर्सन इन इंडिया, इज रिचर देन मे बी ऑल नॉर्वेजियंस। So it is possible that even in a set which has a smaller value average,
you will find individuals with larger values than the other set which has a higher average. Meaning to say, even in a cool gas, which is let's say this one, उसमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें भी कुछ पार्टिकल्स एक्सेसिवली हॉट है. एवरेज जो है उसका 300 के आसपास है, लेकिन there is somebody who's moving at speeds which in the 600 distribution would have been near the average speed. मतलब इंडिया का बहुत रईस आदमी जो है नॉर्वे का एवरेज आदमी होगा, वो वाली बात. ठीक है. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि गर्म गैस में कोई भी जो है, हर कोई जो है बहुत गर्म है, और ठंडे गैस में हर कोई बहुत ठंडा है. वैसा नहीं है. मेरा चाय से निकलता हुआ स्टीम ऑन एवरेज जो है उतना गर्म नहीं है. कितना ही होता होगा, 70, 80, 90 डिग्रीज होता होगा. और सन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज पे है. लेकिन क्योंकि सन का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब सन और चाय का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्ली एक स्केल पे बनाना नियरली इम्पॉसिबल है. चाय का यहाँ पे क्या दिखेगा, दिखेगा भी नहीं, ऐसा कुछ होएगा, और सन का कुछ ऐसा होएगा. लेकिन तो भी इसमें भी हम ढूंढ पाएंगे कि मेरे चाय निकलते हुए स्टीम में से कोई पार्टिकल ऐसा होगा जो इतना फास्ट होगा कि इट कुड बिलोंग ऑन द सन्स, इन द सन्स एटमॉस्फेयर. इवन दो इन द सन्स एटमॉस्फेयर इट वुड नॉट बी सच एन आउटलायर. मेरे चाय में ये एक आउटलायर है. जनरली सब स्लो मूविंग है, उनमें कोई बहुत फास्टर है, यानी उस डिस्ट्रीब्यूशन के लॉन्ग टेल की तरफ है, तो आउटलायर टाइप है. लेकिन वो आउटलायर किसी हॉटर डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज बंदा हो जाएगा कि भाई सभी उतने होते हैं. तो सन पे सभी ऑलमोस्ट इतना फास्ट या इससे फास्टर चलते होंगे, तो वहां ये क्राउड का एक पार्ट होगा. लेकिन मेरे चाय के कप में ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है. तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरे चाय में से निकलती हुई स्टीम का हर पार्टिकल सन के एटमॉस्फेयर के हर पार्टिकल से स्लोअर है. ऐसा ट्रू नहीं है. It's an average that you can, on average you can state, but not at the individual level. ठीक है, ये समझ में आया सब लोगों को? So those questions you said, so how will they frame them, like based on this concept? It will be a statement type problem. मैं बताता हूँ. अब ये तो अभी मैं बस एक एग्जांपल ले रहा था, इसी से फॉलो थ्रू करता हुआ एक क्विक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आज के लिए हम खत्म करते हैं वाइंड अप. कि जेईई में इसके ज्यादा क्वेश्चंस आए आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. थर्मो के पूरे मॉड्यूल में से ये इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. और सर वो आइस का वो हम कब करेंगे, वो लाइक वो आइस प्रॉब्लम सीवी में? आइस वाला जो मेल्ट होने वाला है, हाँ सर. वो हमने कैलोरीमेट्री कर लिया है ना, तो हम कर सकते हैं. वो कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम है, तो अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन मतलब वो रेलेवेंट कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि रेलेवेंट? नहीं, वो रेलेवेंट है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबाइनिंग the logic of conduction to the logic of calorimetry, which is melting ml or freezing or whatever, and with the idea of calculus involved. क्योंकि वेरिएशनल प्रॉब्लम है, वेरी हो रही है सिचुएशन, तो कैलकुलस भी इन्वॉल्व है. तो वो सबका कंबाइंड एप्लीकेशन है. तो इट्स वेरी रेलेवेंट टू जेई, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस भी यही होते हैं, मल्टी टॉपिक एंड इन्वॉल्विंग वेरिएशंस एंड कैलकुलस. So there was also that question in which like two baths, they are not maintained at any temperature, बस initial दिया है of सर, उसमें जान चली गई थी सर सॉल्व करके. कुछ 1 घंटा लगा था पूरा लॉजिक निकालने के लिए उसका. हाँ, तो वो थोड़ा सा लंबा ही होता है, लेकिन वो वाला टाइप का क्वेश्चन ऑल्दो टेक्निकली इजीली सिलेबस में है, नोबडी कैन से कि वो सिलेबस के बाहर है, लेकिन वो आना या उस टाइप का क्वेश्चन देना जनरली इज अनलाइक. ये आइस मेल्टिंग और वाला क्वेश्चन इज स्टिल रीजनेबली एक्सपेक्टेड. यू कैन इमेजिन कि ये टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रॉड में मेल्ट हो रहा है या कुछ में मेल्ट हो रहा है, आइस से रिलेट कर दिया वाटर से. वो जो है कि एक तो कॉन्सेप्ट ऐड सर आप वो नेक्स्ट क्लास में करवा सकते हो वो सम. कौन सा वाला? वो आइस मेल्टिंग वाला? आइस वाला सर, आइस लेक वाला ना. हाँ, मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ क्विकली. चलो वही बता देता हूँ. आइस लेक वाले में ये है कि पहले तो लेक का एक यूनिट एरिया पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वैसे तो लेक बहुत बड़ा है कि ऑलरेडी लेक पे आइस का एक लेयर बन चुका है थिक सा. ठीक है, और उसमें जो है यहाँ तक आइस फ्रीज हो चुकी है, और इसके नीचे जो है पानी है, इसके नीचे सारा पानी है जो अभी फ्रीज नहीं हुआ है. ठीक है, लेकिन हम जो है यूनिट एरिया पे एनालिसिस कर रहे हैं. यूनिट एरिया पे एनालिसिस करने का मतलब ये है कि बेसिकली दिस एरिया इज यूनिट. तो होगा ये, और बाहर जो है, बाहर ऊपर जो हवा है
जो लेक के ऊपर हवा है उसका टेम्परेचर कुछ सब जीरो है या जीरो है, वॉट एवर, मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक -10 डिग्री, सब जीरो ही होना पड़ेगा। तो मान लो कि इसका टेम्परेचर है -10 डिग्रीज, ठीक है, तब तो आइस जम रही है, और नीचे जो पानी है वो ऑलरेडी जीरो पे है, जो आइस के साथ कांटेक्ट में है, बिल्कुल लिटरली जो आइस के साथ कांटेक्ट में है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि इन एवरी dt व्हाट हैपेंस, जो जब वेरिएशन इन टाइम प्रॉब्लम होता है, जैसे वेरिएशन इन टाइम प्रॉब्लम, टाइम में वेरिएशन हो रही है, राइट, आइस का लेयर बढ़ रहा है, पानी फ्रीज हो रहा है, टाइम में वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये तो तुम समझ रहे हो ना कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। हीट का फ्लो इस प्रॉब्लम में थ्रू द आइस, थ्रू द सॉलिड चंक ऑफ आइस फ्रॉम द वाटर टू द एयर हो रहा है। ऊपर जा रहा है, यस। हीट जो है ऐसे ऊपर जा रही है। तो आइस इज द कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से हीट पानी के थ्रू, तो अगर इसको हम अपने कन्वेंशनल सेंस में बनाए तो मेरा जो हॉटर रेजर्वॉयर है वो पानी है और वो इधर है। फिर उसके बाद मेरे पास चंक ऑफ आइस है जो रॉड का रोल प्ले कर रहा है यूनिट एरिया का, सामने से ऐसे। और फिर दूसरी तरफ मेरे पास हवा है जो कोल्डर रिजर्वॉयर है। तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, हवा -10 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस जो है वो कंडक्टर ऑफ हीट है। सिचुएशन ये है बेसिकली। तो ऑब्वियसली आई नो कि भाई मैंने कंडक्शन पढ़ लिया, आई नो व्हाट द इक्वेशन इज, इट सेज के ए डेल्टा टी बाय दिस, तो मैं लगा सकता हूँ। तो तुम बोलोगे ठीक है, के ए डेल्टा टी तो पता ही है 10 डिग्रीज है। प्रॉब्लम है कि ये कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है, आइस, पानी ही आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब ये जमता जा रहा है ऐसे ऐसे। तो जो जो चीज जिसके थ्रू कंडक्शन हो रहा है उसकी लेंथ जो है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन टाइम। तो देयरफॉर जो तुम्हारा हीट करंट है वो वेरिएबल है, यानी उसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ गए? Yes. और एल को भी कुछ वेरिएबल की तरह लेना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं कि सरफेस से जो है तुम नीचे आ जाओ और बोलो कि अभी तक लेट्स से एट दिस टाइम, अप टिल दिस टाइम, एक्स थिकनेस का लेयर जम चुका है। जब भी टाइम में वेरिएशन होता है प्रॉब्लम में, तो तुम ये बोलते हो कि ऑलरेडी इतना हो चुका है, अब देखते हैं अगले dt में क्या होगा। याद रख लो ये फंडा कि कैलकुलस का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का, और टाइम में वेरिएशन, मतलब चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो तुम पहले एक टी टाइम तक जाते हो। थोड़ा और यूनिफाइंग तरीके से बोल देता हूँ, कैलकुलस का जब प्रॉब्लम तुम्हें आता है तुम्हारे सिलेबस में इंटीग्रेशन का, तो उसमें या तो वेरिएशन इन स्पेस होती है या वेरिएशन थ्रू टाइम होती है। वेरिएशन ऑफ स्पेस का ऐसा एग्जांपल है कि एक रॉड है जिसकी जो डेंसिटी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो टोटल मास फाइंड करो अगर लेंथ दिया हुआ है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएशन इन स्पेस। मतलब टाइम के साथ कुछ नहीं चेंज हो रहा है, रॉड सामने रखी है, लेकिन रॉड के ही अलग अलग पीसेस में अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो तुम क्या करते हो कि तुम एक्स तक जाते हो और फिर वहां पे एक स्लाइस ऑफ स्पेस dx कट करते हो। तुम स्पेस में जाते हो x तक और फिर उसी का अगला सेगमेंट dx उसी की लाइन में कट करते हो, और फिर जो भी चीज हो रही है वो तुम dx के लिए लिखते हो। मतलब अगर कंडक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, मास निकालना है, तुम dx के लिए वही चीज लिखते हो जो तुम पूरी रॉड के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ये हो गया लॉजिक फॉर इंटीग्रेटिंग थ्रू स्पेस। व्हेन यू हैव टू इंटीग्रेट थ्रू टाइम, तो चीजें टाइम के साथ कुछ वेरी कर रही होती हैं। अब ये टाइम एक्सेस है, तो लेकिन प्रिंसिपल वही है, तुम पहले टी टाइम तक चले जाते हो और वहां पे कुछ हो रहा होता है, तुम कहते हो ये हो रहा है अभी, और फिर तुम फर्दर स्लाइस ऑफ टाइम dt में देखते हो क्या हुआ, और अगर तुम उसको लिख पाते हो एज एन इक्वेशन तो बस इंटीग्रेटिंग दैट इक्वेशन गिव्स यू द टोटल इफेक्ट। तो लॉजिक वही है, तुम आर्बिट्ररी टाइम t तक चले जाओ और फिर एक अगला स्मॉल स्लाइस ऑफ टाइम dt में जो हुआ उसको लिखने की कोशिश करो इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन। इफ यू कैन राइट what happens in that slice of time dt, you will have the equation which you can then integrate. तो हम क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी x तक आइस जम चुका है, अब अगले dt टाइम में, क्योंकि टाइम इनफाइनेटेसिमल है तो उसमें इफेक्ट भी इनफाइनेटेसिमल होगा, हम कह रहे हैं कि dx आइस और जम जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली dx और dt दोनों साथ में चल रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि इतना सारा पानी जो है ये अभी अगले dt स्लाइस में जमने वाला है, तो अगले dt में जो होने वाला है उसमें मुझे इसके जमने की इक्वेशन लिखनी है, इसके फ्रीज होने की इक्वेशन लिखनी है इस एक्स्ट्रा पानी के। मेक सेंस? यस सर। तो वो क्या इक्वेशन होगी, वो होती है ml।
लेकिन ये पानी क्योंकि इनफाइनेटेसिमल है अमाउंट में, तो DML लिखनी है तुम्हें। तो तुम बोलोगे कि ये पानी जो फ्रीज होगा तो इसका मास dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे तो इससे dq हीट निकल जाता होगा। यही हुआ होगा इस dt टाइम में। दो चीजें हुई हैं dt टाइम में। इन dt टाइम, in that dt slice of time, a dx slice of water loses dq heat and freezes, and x slice of ice conducts that heat dq out, right? इसने dq छोड़ा तो ये फ्रीज हो गया और वो dq कंडक्ट होके सरफेस पे आ गया। ये कुछ हुआ, ये दो चीजें, ये कंबाइंड इफेक्ट हुआ है dt टाइम में। इफ और ये वही dq है जो dq उसने छोड़ा है, वही उसी वक्त उसी dt में कंडक्ट कर दिया इसने। कॉन्स्टेंटली हो रहा है ना, ये dq छोड़ रहा है dt टाइम में, वो dt टाइम में उसको कंडक्ट कर दे रहा है। तो ये dq और इसमें कंडक्शन का dq सेम dq है, ये वाला dq, समझ गए? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। dm को कैसे लिखोगे? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ADX, सही है? A या यूनिट एरिया ले लो, A ले लो। तो A एरिया इंटू DX, तो इतना रेक्टेंगल ऑफ पानी फ्रीज हो गया है, तो उसका वॉल्यूम कितना है? ADX, तो रो ADX उसका मास है, और LF ये है dq by dt फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ पॉइंट 1 वाटर फ्रीजिंग। फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ दिस x length of ice, x chunk of ice conducting that heat, that equation is this, except I have to modify it a little bit। और मुझे इसको लिखना है कि K A 10 डिग्री कांस्टेंट है, वो जो पानी जम रहा होगा वो हमेशा 0 पे होगा, तभी जमता है वो, और बाहर हमेशा -10 है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द थिंग चेंज हो जा रही है। ये तो x बोला था तुमने, आइस का लेयर का थिकनेस। ये भी dq by dt है, ठीक है? So, हाँ, so wouldn't in the first equation, wouldn't you add ms delta t, because first you have to bring it down to नहीं पानी दिया हुआ था आई थिंक उस प्रॉब्लम में कि ऑलरेडी 0 पे है सारा पानी। okay sir. अगर नहीं है तो फिर वो भी एडिशनली डालना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये प्रॉब्लम में आई रिमेम्बर दिया हुआ है कि 0 पे है, बस फ्रीजिंग का प्रॉब्लम है। अगर वो भी हो रहा था तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड करना होता। वाटर एट -20, सॉरी वाटर एट 5 डिग्रीज लेट्स से फर्स्ट कूल्स टू 0 डिग्रीज, देन the dx slice freezes and then that heat is conducted। बट इसमें दिया है 0 तो फिर सिर्फ फ्रीजिंग हुई। अब ये दोनों इक्वेट कर दो आपस में, Okay sir. क्योंकि जितना हीट ये पर सेकंड लूज करके फ्रीज हो रहा है उतना ही हीट आइस का चंक जो अभी तक बन गया है वो कंडक्ट कर दे रहा है। ये डायनेमिक सिचुएशन है क्योंकि आइस का चंक थिक होता जा रहा है, राइट? तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आइस की लेयर की जो फॉर्मेशन स्पीड है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती होगी? So decrease होगी। डिक्रीज होती होगी। पहले रैपिडली आइस बनता होगा, लेकिन जैसे जैसे आइस का लेयर थिक होता जाता होगा, क्योंकि हीट उसी के थ्रू पास होने वाली है ऊपर, और जितना वो थिक होता जाता है उतना वो कंडक्शन में प्रॉब्लम करेगा। नीचे है x, तो इसका ग्रो करने का, लेयर का ग्रो करने का जो स्पीड है नीचे की तरफ आइस लेयर का, वो स्लो डाउन हो जाएगा। इट विल क्रिस्टलाइज रैपिडली एंड देन दैट स्पीड विल स्लो डाउन। So because वो x increase करता है वो denominator में, right? बिकॉज वो x इंक्रीज करता है डिनोमिनेटर में। लेकिन पॉइंट ये है कि वो Understood, सब तो एक जनरल आइडिया है कि हम कैसे विजुलाइज कर रहे हैं। मेन पॉइंट ये है कि मैथमेटिकली इट इज सॉल्व्ड। यू हैव KA 10 by x equated to from this side rho AL F dx by dt। तो एरिया तो रेलेवेंट है ही नहीं, कट ही जाएगा, चाहे यूनिट एरिया ले लो चाहे कुछ भी एरिया ले लो। तो तुम्हारे पास K 10 by rho LF, assuming all of these are given, they are all constants of the problem, dt comes here and you have x dx। बस लिमिट्स लगा दो कि कितने बजे कितना थिक था तो कितने बजे कितना थिक होगा, ठीक है? तो Yes, sir. जब दो अलग अलग डोमेन्स को तुम्हें लिंक करना होता है ना वाया कैलकुलस,
वो जो दो बॉडीज का प्रॉब्लम है जिसमें दोनों हीट कूल भी हो रहे हैं और कंडक्ट भी हो रहे हैं, उधर भी सिमिलर प्रॉब्लम है, उधर एमएस डेल्टा टी करना है एमएल के अलावा। Yes, so और दोनों के you have to get a relationship between T1 dash and T2 dash फिर तो जो वापस। ब्रॉड प्रिंसिपल है कैलकुलस का फिजिक्स में वो ये है दैट इन टाइम इफ यू आर इंटीग्रेटिंग इन टाइम यू फर्स्ट से कि एक आर्बिट्रेरी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तुम कोई स्पेशल टाइम से नहीं स्टार्ट करते हो, तुम वहां से नहीं स्टार्ट कर सकते हो इक्वेशन लिखना जब आइस अभी फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज जब तक कुछ भी आइस उधर नहीं है तो कंडक्शन का इक्वेशन लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहले एक आर्बिट्रेरी टाइम पे पहुंचते हैं अपन कि भाई टी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ये फिनोमिनन हैज बीन ऑनगोइंग फॉर अ व्हाइल। अब अगला dt टाइम में जो होगा वही होगा जो अभी तक होता है, उसी वही वही चीज हो रही है तब से, सिर्फ डिफरेंट रेट से हो जाएगी, बट होगा तो वही फिनोमिनन। आइस अब तक फ्रीज होती हुई बढ़ रही है और पानी फ्रीज हो रहा है। तो हम पहले ये सोच लें क्लियरली कि इस dt में क्या क्या होने वाला है। तो होने दो चीजें वाली हैं कि नीचे का एक लेयर ऑफ पानी हीट छोड़ के फ्रीज हो जाएगा और वो हीट जो है इस स्लैब में से कंडक्ट हो जाएगी, और ये हर सेकंड में होता जा रहा है। सिर्फ ये है कि स्लैब क्योंकि थिकर होती जा रही है, एवर थिकर होती जा रही है विद टाइम, तो जो ये हीट कंडक्ट करता कर सकता है एवरी सेकंड वो स्लो कम हो जाएगा। इसीलिए लेयर का थिकनेस जो हर सेकंड में फ्रीज हो रही है वो कम होती जाएगी। इन एवरी नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम द थिकनेस ऑफ द लेयर which is all represented by dx, but in any case will continue to decrease over time. But these are the two things that happen if you can write them in math instead of English. ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मैथ में ट्रांसलेशन ये, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसका मैथ में ट्रांसलेशन ये। तो अगर तुमने ये सोच लिया कि उस dt टाइम में क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं और तुमने अगर उनको लैंग्वेज में सोच लिया कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ और तुमने उसको अगर मैथ में कन्वर्ट कर दिया तो तुम डायरेक्टली दोनों को लिंक कर सकते हो। फिर तो उसके बाद केवल इंटीग्रेट। हाँ सर इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आइस जो है वो फिर कांस्टेंट लेयर में आ रही है, मतलब उसकी लेयर बढ़ नहीं रही। और अच्छा तो सर वो क्यों हो रहा है, वो एक बार आप बता सकते हो? नहीं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, कांस्टेंट क्यों हो रही है वो? फिर ये हो सकता है मैं सर बोलता हूँ नीचे से अर्थ की हीट वाटर को कांस्टेंट रख रही है, पर यहाँ पर भी तो वाटर कांस्टेंट ही है टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तो उसमें ये है कि बेसिकली क्या हो गया है कि अब तुम्हें लॉन्गर टाइम फ्रेम में सोचना होगा। तुमने वो प्रॉब्लम किया तुम्हारे बुकलेट में से जिसमें कि लॉन्गर टाइम फ्रेम मतलब लॉन्गर आई मीन लॉन्गर रीजन में सोचना होगा। एक प्रॉब्लम तुम्हारे बुकलेट में है कि जिसमें एक सिलेंड्रिकल फर्नेस है जिसमें आइस है, वो है आयन है, तो नीचे जो है वो बहुत हॉट है और यहाँ पे मेल्टेड आयन है लिक्विड, और फिर ऊपर ऊपर सॉलिडिफाई होते होते एक पॉइंट के बाद सॉलिड आयन, मतलब स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड है एज टेम्परेचर फॉल्स, समथिंग लाइक दिस। तो बताना है कि जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है वो कितना दूर है ऊपर से। ये इसी का वर्जन है एक तरीके से कि नीचे धरती है वो गर्म है, थर्मल एनर्जी आ रही है उधर से। सर ये फर्नेस वाला क्वेश्चन है ना? हाँ फर्नेस है कुछ हाँ है। सर शायद से देखा है इसको। और यहाँ पे आइस का लेयर है और आइस के लेयर के बाहर एकदम कोल्ड है, ठीक है, भयानक कोल्ड है, और पानी की कुछ कंडक्टिविटी दे रखी होगी और आइस की कुछ कंडक्टिविटी दे रखी होगी। बस वही बात है, कहाँ पे ये बाउंड्री बैठेगा सच दैट यहाँ से वहां तक आता हुआ हीट इक्वल्स टू वहां से वहां तक, क्योंकि अगर वो चेंज होना बंद हो गया तो स्टेडी स्टेट हो गई। अब अगर लेयर और थिक होना बंद हो चुका है तो स्टेडी स्टेट हो गई, स्टेडी स्टेट हो गई तो हर सर। जगह तो पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट क्यों नहीं आई थी, क्योंकि वहां पर भी तो वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट ही था ना। नहीं, लेकिन तुम हर प्रॉब्लम में सारी यूनिवर्स के फैक्टर्स एक साथ अकाउंट में थोड़ी ले सकते हो, वो इस प्रॉब्लम का सबसेट है कि अगर मैं वो प्रॉब्लम करते समय केवल इतने ही रीजन को देख रहा होता, है तो फिनोमेना पूरा, और भी कुछ होगा, ऊपर हवा के ऊपर नॉर्दर्ली विंड्स भी चल रहे होंगे, नीचे धरती का कोर में मेल्टेड आयन भी होगा, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है नीचे, लेकिन हम उसका एक सबसेट उठा के एनालाइज करते हैं तो उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। तो प्रॉब्लम वहां पर सिर्फ इतना था कि गिवन दैट का मतलब होता है कि बाकी सब किसी ने हैंडल कर लिया है, वो बस तुम्हें इतने पे फोकस करने को बोल रहे हैं कि अगर गिवन दैट की पानी जीरो पे है, कैसे जीरो पे है वो पता नहीं, तो फिर ऊपर अगर -10 है तो ये कॉन्स्टेंटली उधर कंडक्ट करेगा और इससे पानी फ्रीज होता जाएगा। उसमें ये वाला फैक्टर नहीं लिया जा रहा था कि कोई और टेम्परेचर पे पानी हो सकता है। अब अगर नीचे की हीट भी आ रही है तो वो इस पानी को जीरो पे रहने नहीं देगी ना। हाँ सर। और जीरो पे रहेगा नहीं तो फ्रीज नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली एक टाइप ऑफ सीरीज कंडक्शन हो गया कि हॉट अर्थ है, कोल्ड हवा है, यहाँ से यहाँ तक आइस है विद इट्स ओन के, और यहाँ से यहाँ तक पानी है विद इट्स ओन के। इंटरफेस का टेम्परेचर क्या हो
कि ये स्टेडी स्टेट हो, बस वही तो बात है, बट नॉट बी इक्वल टू 0 हाँ अच्छा समझ आ गया बिकॉज अगर 0 डिग्री है तो फिर फ्रीज होने लगेगा पानी। Yes. ठीक है, यस सर ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर आज के लिए Sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू गाइस, बाय बाय। Hi, sir.